हेलो डियर लर्नर्स। चलिए, हाँ, आज हमारी क्लास दूसरी है। कल हम लोगों ने थोड़ा सा अल्फ़ाबेट के बारे में सीखा था। उस चीज़ को हम जल्दी से रिकैप कर लेंगे कि हमने क्या सीखा था और फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, होता क्या है ना कि जब हमें किसी चीज़ से डर लगता है तो हम उसकी तरफ देखना पसंद भी नहीं करते। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन आज का समय है कि आपके लिए पैसा जितना ज़रूरी नहीं है, उतना ज़रूरी है आप अंग्रेजी की समझ रखें। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं बड़े कॉन्सेप्ट को बहुत ही छोटे बारीक तरीकों में तोड़ूं और एक बड़ा सा पिक्चर दिखाने की कोशिश करूं आपको। ठीक है, हर एक छोटी क्लास अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। उसके कॉन्सेप्ट में कोशिश करता हूं कि वो इंडिपेंडेंट हो, मतलब दूसरे क्लास से ज़्यादा अटैचमेंट उसका न रहे, वहीं बात हो और वहीं ख़त्म हो जाए। थोड़े समय के बाद आपको एक बड़ा सा पिक्चर दिखना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि हमारी क्लासेस ज़्यादा लंबी और बड़ी नहीं होंगी, उबाऊ नहीं होंगी। छोटे से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, छोटा सा हम उसके एक्सरसाइज को कर लेंगे, एक दो चार वोकैब वगैरह हम सीखेंगे। ग्रामर भी उसी तरह होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ग्रामर का सेशन तो और इससे ज़्यादा और इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें जो मेन डिसाइसिव चीज़ है ना, वो है आपकी कंसिस्टेंसी, कि आप लगातार इसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं सेशंस को हेवी बनाना शुरू कर दूं, एकदम कंटेंट लोडेड बनाना शुरू कर दूं, हालांकि कंटेंट बहुत ही शानदार होते हैं, मैं बहुत ही आसान तरीके से इसे समझाने की आपको कोशिश करता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं क्लास को छोटा रखता हूं और एक कॉन्सेप्ट को हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो एक मतलब आप इसे बोझ की तरह ना लें। आप अपने दिमाग में इस क्लास को ये मत समझे कि मतलब मुझे ही करना है, नहीं, आप इसे बोझ की तरह ना लें, इसे एक सामान्य दिनचर्या का हिस्सा बना लें। अच्छा, कई बार हम लोग बात करते हैं कि हाँ, बच्चों में कंसिस्टेंसी नहीं होती है। जैसे हम लोग भी लर्नर्स हैं, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। मैंने तो खुद, मेरी कहानी तो बड़ी ही अजीब है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं यहाँ तक पहुँचा और आगे भी उम्मीद है कि मैं जाऊँगा। तो कई बार हम लोग आपस में चर्चा करते हैं कि यार रेगुलर नहीं रह पाते हैं, मतलब नियम जो है ना, कंसिस्टेंसी वो बार बार टूट जाती है हमारे। तो जानते हैं, इसको बनाने का एक तरीका है कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं टूटेगी। प्रैक्टिकल बात है, कोई मोटिवेशन की बात नहीं है। कि जिंदगी में एक काम को पकड़िए, उसे नियत समय पर और डेली करना शुरू कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी काम ले सकते हैं। जैसे एक गाना सुनना, आप नियत लगा लीजिए कि आप 12 बजे से 12:30 तक आप गाना सुनेंगे डेली। उसी समय पे, फिक्स समय पर, फिक्स टाइम के लिए आप गाना सुनेंगे। कुछ दिनों में आप ये नोटिस करेंगे कि केवल एक समय को फिक्स करने से आपके माने जो डेली लाइफ है उसमें चीज़ों की कंसिस्टेंसी बननी शुरू हो गई है। ठीक उसी तरह एक क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, वो आप सीखे होंगे 9th या 10th क्लास में, कि वो एक सेपरेशन होता है। जब मतलब लिक्विड से सॉलिड को हम निकालते हैं, उसमें होता क्या है कि जब एक माने सांद्र, बहुत ही मतलब संतृप्त विलयन में हम एक छोटा सा क्रिस्टल डाल देते हैं उसी पदार्थ का जिससे वो संतृप्त हुआ होता है, धीरे धीरे उस पदार्थ के आसपास क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक वही इफेक्ट जनरेट होता है। तो इस इंग्लिश की कक्षा को मैं सोच रहा हूँ कि आप वैसे ही लेंगे कि आपकी दिनचर्या में रोज एक समय लगा लीजिए कि जैसे क्लास लाइव होगी 8 बजे, हम 8 बजे इसे देख लेंगे। बहुत इजी क्लास रहती है। मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके समझाने पे फोकस नहीं करता। मेरा फोकस होता है चीज़ों को आसानी से समझना, एक बड़ा पिक्चर आपके दिमाग में बना देना, ताकि आप चीज़ों को खुद ब खुद समझने लग जाए। हाँ,
चलिए कल की क्लास को रिकैप करते हैं। इससे पहले आज हमारा थर्सडे है, तो आज भी हम ग्रामर ही पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन एक बात है कि बहुत लोगों का ये बार बार मैसेज आया मेरे पास कि भैया डिप्थोंग और डायग्राफ, ये दोनों चीज़ों में मुझे कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो चलिए कन्फ्यूज़न एक सेकंड में दूर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ आ, आ, तो आपको क्या समझ में आया? एक ही वोवेल है, ई दूसरा वोवेल है, ए तीसरा वोवेल है। चलिए एक शब्द मैं लिखता हूँ, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ कितने वोवेल है ना? जैसे सी ओ डब्ल्यू, का, ऊ, कितने वोवेल आए? आप देखेंगे कि दो वोवेल आए, दो वोवेल आए। का से ऊ में चला गया, का ऊ। ठीक है, दूसरा मैं लिखता हूं, आप उसे समझेंगे। ठीक है, मैं एक वर्ड लिखता हूं, मा ई, तो आप देखेंगे एक वोवेल से साउंड दूसरे वोवेल में शिफ्ट हो गए। फिर आगे मैं समझाता हूं, फिर इसे भी समझिए। जैसे मैं लिखता हूं टाइम, है ना? तो आप इसमें देखेंगे कितने वोवेल है? एक वोवेल टा ई, टा ई, देख रहे हैं? एक साउंड दूसरे साउंड में शिफ्ट हो रहा है। साउंड पर ध्यान देंगे। फिर मैंने लिखा, एक और लिख देता हूं, के ओ, के ओ, दूसरा में शिफ्ट हो गया। तो जब आपके साउंड वोवेल क्या होते हैं? सिंगल साउंड होते हैं, सिंगल साउंड। जैसे आ, ई, ऊ, ये सिंगल साउंड होते हैं। अब जैसे कैसे होता है, जैसे मैं लिख दूं रैट, यहाँ पे सिंगल साउंड है, रै रै रै। अब रई नहीं है, र ई एक साथ मिला नहीं है, रै एक साउंड है। ठीक है, कैट लिख दूं, इसमें सिंगल साउंड है। ठीक है, टीच लिख दूं, टीच, इसमें सिंगल साउंड है। ठीक है, एक ही वोवेल है, टी वोवेल है एक ही। तो आप यहाँ देखोगे कि इन शब्दों में एक वोवेल दूसरे वोवेल में शिफ्ट हो जा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे डिफ्थोंग। समझ में आ गया? कहीं ये बात नहीं होगी कि इनको हम स्पेल कैसे करते हैं, मतलब कि हम लिखते कैसे हैं, इस पे हमें नहीं जाना है। स्पेलिंग पे हमें नहीं जाना है, हमें साउंड पे समझना है। जब हम बोल रहे होते हैं तो एक वोवेल साउंड ग्लाइड करके दूसरे पे चला जाए, है ना, शिफ्ट हो जाए दूसरे पे, तो हम उसे कहेंगे डिफ्थोंग। मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर, एकदम एकदम क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं दूसरा। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं थिंकिंग, ठीक है, आप देखेंगे लिखा तो दो वर्ड, लेकिन हमने प्रोनाउंस किया थ, एक वर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। दूसरा मैं बोलूं कि आर ए आई एन, रेनिंग, है ना? लिखा तो यहाँ दो वर्ड, लेकिन प्रोनाउंस कैसे किया? रे, ए, एक चीज को प्रोनाउंस किया। तो जब हम लिखेंगे दो, प्रोनाउंस करेंगे एक, तो इसे हम बोलेंगे डायग्राफ, डायग्राफ। जैसा कि डायग्राफ शब्द जो लिखा हुआ है, इसमें भी पता है डाई का मतलब है दो, ग्राफ का मतलब होता है लिखना। जहां लिखी गई बात दो हो, लेकिन प्रोनाउंस उच्चारण की गई बात एक हो, उसे हम डायग्राफ बोलेंगे। डिप्थोंग किसे बोलेंगे? डिप्थोंग का मतलब है कि जब हमारा एक वोवेल साउंड दूसरे वोवेल साउंड में घुस जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? डिप्थोंग। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाँ, थोड़ा सा पिछले क्लास को मैं जल्दी से एक बार के लिए रिकैप कर दी कि हम लोग पिछले समय में क्या पढ़े थे। हमने पढ़ा अल्फाबेट, अल्फाबेट। फिर हमने देखा कि एक अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं यानी कि उच्चारण करते हैं, तो हम देखते हैं कि वोवेल साउंड जो होते हैं वो, जैसे मैं वोवेल का यूज करके बात करने की कोशिश करूं तो कैसे बोलूंगा? आ उ
बोल ही नहीं सकते ना। आप देखे होंगे, वो एक तो मूवी है जिसमें मानव और आदि दो भाई रहते हैं, तो उसमें ऐसी चीजें होती है, धमाल है शायद मूवी का नाम। तो आ ऊ होता है। तो आप जो है ना, केवल वॉवेल का यूज करते हैं तो हवा निकलती है, मुंह से हवा निकलती है, लेकिन उसको रोकना होता है, बीच बीच में रोकते हैं। जैसे मान लीजिए अब एक बांसुरी को कल्पना करिए, बांसुरी से हवा निकलती जा रही है, तो केवल आपको एक ही प्रकार का आवाज सुनाई देते रहेगा। जब तक उसे आप अपनी उंगलियों से दबाइएगा नहीं, जब तक उस हवा को रोकिएगा नहीं, तब तक अलग अलग धुन पैदा होंगे ही नहीं। ठीक वही काम है, रोकना माने कॉन्सोनेंट और बोलना माने वॉवेल। ठीक है, तो हालांकि हर भाषा में यही बात है। ठीक है, वॉवेल, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, और तीसरे होते हैं सेमी वॉवेल्स। ठीक है, चलिए, इनकी संख्या 5 होती है। कई बार इनका स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है, कई बार वीक होता है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे अभी। ठीक है, उतने की जरूरत भी नहीं। ये 21 होते हैं, और ये हमारे दो होते हैं, हमने पढ़ा वाई और डब्ल्यू। जब ये वर्ड के, मान लीजिए एक वर्ड है, हमने ये भी सीखा, वर्ड के पहले अगर ये आ जाए वाई और डब्ल्यू, तो ये बनेंगे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, लेकिन अगर ये बीच में आए या बाद में आए, तो इन दोनों स्थान पे जब ये आएंगे, तब ये काम करेंगे वॉवेल का। ठीक, फिर हमने सीखा डिफ्थोंग, और हमने सीखा डायग्राफ। शुरुआत में ही मैंने आपको इसके मतलब समझा दिए। चलिए, फिर हमने सीखा साइलेबल। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी जिसे हमें समझना था, और उसको समझने में मदद कर रहा था हमारा डायग्राफ। ठीक है, अब साइलेबल क्या होता है? साइलेबल का मतलब होता है कि जो भी हम वर्ड बोलते हैं बीच बीच में रुक रुक जाते हैं, यानी कि हमारे वर्ड भी ना किसी न किसी यूनिट से बने होते हैं, तो उसी यूनिट को हम साइलेबल बोलते हैं। ठीक है, कैसे निर्धारित होता है ये? कि जहाँ जहाँ आपके वोवेल्स होंगे, ठीक है, उतने मतलब एक यूनिट में एक वोवेल का होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, एक वोवेल हम कैसे काउंट करेंगे? अगर कहीं दो वोवेल ऐसे लिखे हुए हों, तब भी हम एक ही काउंट करेंगे, है ना? अगर एक लिखा हो तब भी हम एक ही काउंट करेंगे। ये बात मैंने समझाई, लेकिन सेमी वोवेल को इसमें से हम निकाल देते हैं। ठीक है, अब जैसे एक वर्ड लेते हैं, जैसे मैंने आपको क्लास में दिया था, सॉरी ग्रुप में, लवली। आप एक वोवेल यहाँ देखेंगे, एक वोवेल यहाँ देखेंगे, और एक वोवेल यहाँ देखेंगे, लेकिन हमने क्या कहा कि ये जो है ना वोवेल तो है, लेकिन हम सेमी वोवेल को कंसीडर नहीं करते। तो हमारे पास दो यूनिट आ गए। तो क्या हो गया? एक तो हो गया लव, एक हो गया लवली, एल वाई। ठीक है, तो ये दो हमारे पास मतलब साइलेबल बने। तो ये मैं आपको बता चुका था, और कल के क्लास में हमने रूट वर्ड के रूप में पढ़ा था पोर्ट। ठीक है, पोर्ट माने होता है कैरी वगैरह। आज भी हम कुछ देखेंगे। चलिए, आज हम क्लास के थोड़ा सा आपको मैं समझाने की कोशिश करूं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ताकि क्लास जब हम लोग करें तो एक दिमाग में आइडिया रहे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, हमने कल सीखा लेटर्स। ठीक है, अब जब हम लेटर्स को अरेंज करना सीखे, जब लेटर्स को हम अरेंज करेंगे, तो क्या बन जाएगा? वर्ड्स। आपको पता है, जब हम वर्ड्स को अरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस। आप एक बात समझिए, एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हमने लेटर को अरेंज किया तो क्या बना हमारे पास? हमारे पास बना वर्ड्स। इसका ये मतलब हुआ कि लेटर से वर्ड बनाने की प्रक्रिया जो होती है, उसे हम फॉर्मेशन ऑफ वर्ड बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, क्लियर? अच्छा, वर्ड से सेंटेंस बनाने की क्रिया जो होती है, वो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बोल सकते हैं। ठीक है, इसका अलग नाम है सिंटैक्स। सिंटैक्स। ठीक है, सॉरी, कैसे हो रहा है ये? एक मिनट, हाँ, एक मिनट, हाँ, इसे हम बोलते हैं सिंटैक्स। ठीक है,
अब एक छोटी सी बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका दिमाग वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम लेटर से वर्ड बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है? अच्छा, ये 3 तरीके से होता है, वो भी मैं बताऊँगा। वर्ड से सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यानी सिंटैक्स। ठीक? इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने लेटर सीखा, अब लेटर से वर्ड बनाने की प्रक्रिया पे हम आज समझेंगे कि हम लेटर से वर्ड बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ताकि मैं एक बात अ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा अंग्रेजी को देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। जिस नज़रिए से हम अंग्रेजी को देखते हैं, हम अंग्रेजी को डीपली नहीं समझ पाएंगे। तो अगर हमें अंग्रेजी को समझना है, उन्हें आसान बनाना है, तो हमारे अपने नज़रिए में परिवर्तन करना पड़ेगा। अच्छा, नज़रिए में परिवर्तन कैसे होगा? जब हमें एक-एक शब्दों के देखने के नज़रिए में परिवर्तन होगा और धीरे-धीरे कुछ दिनों बाद आपको ये भी लगेगा कि आप शब्दों को किसी और तरीके से देखना शुरू कर चुके हैं। है ना? वो मज़ा आएगा जब वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएँगी, जब वो होने लगेगा आपके साथ। इंग्लिश आपके लिए खेल हो जाएगा, है ना? बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? तो बस मतलब प्रेम से लोड नहीं लेना है, धीरे-धीरे चीज़ों को सीखते जाना है। जिस टॉपिक पे आपको नहीं समझ में आए, ग्रुप में आप ईज़िली कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग अब जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है? अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड यानी कि शब्दों को बनाना। शब्दों को लेटर से जब हम बनाते हैं, माने 26 लेटर तो हमारे पास हैं। अब इन लेटर्स को इस्तेमाल करके जब हम शब्द बनाते हैं, तो हमारे पास आते हैं 3 तरीके। कौन-कौन? पहला होता है डेरिवेशन, डेरिवेशन, ठीक है? क्या यार? डेरिवेशन, ठीक है? दूसरा आता है इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन, और तीसरा आता है कन्वर्जन, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, पहले डेरिवेशन सीखेंगे, इन्फ्लेक्शन सीखेंगे, कन्वर्जन सीखेंगे, ठीक है? पूरी क्लास आज की हम लोग इन्हीं पे बात करेंगे और कुछ 2-4 जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखेंगे, फिर हमारा होमवर्क रहेगा और फिर आज के लिए हमारा जो है ना रूट वर्ड है वो है ट्रांस, ठीक है? तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, मज़ा आएगा आगे पढ़ने में। तो हम ये कह रहे थे कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स यानी कि आप जो है ना अब शब्दों के बनाने के बारे में सीखेंगे यहाँ से। तो हमने कहा कि शब्दों के बनाने की प्रक्रिया में 3 तरह के तरीके हैं हमारे पास, जिनसे हम शब्दों को अंग्रेजी में बना पाते हैं, ठीक है? कौन-कौन से तरीके होते हैं? मैंने पहले का नाम बताया डेरिवेशन, ठीक है? दूसरे का नाम बताया इन्फ्लेक्शन। लोड नहीं लेना है कि भैया ये तो मैं कभी जाना ही नहीं, जाना नहीं तभी तो मज़ा आएगा आपको सीखने में, है ना? जाना नहीं तभी तो मज़ा है, कुछ तो नया आपको मिल रहा है सीखने के लिए, बस ध्यान से इसे देखते रहिए, मज़ा आएगा। सभी चीज़ें एकदम मतलब क्या बोलूँ, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, एकदम साफ आपकी आँखों के सामने दिखेगा। चलिए, तीसरा है मेरे पास कन्वर्जन, ठीक है? क्या है यार? कन्वर्जन, ओके? एक-एक करके चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है? ठीक है, कहाँ गया मेरा लल्ला? हाँ, अब देखिए डेरिवेशन का क्या मतलब होता है? देखिए, जब हम शब्दों को बनाते हैं, ठीक है? जब हम शब्दों को बनाते हैं, तो पुराने शब्द से एकदम नया शब्द बना देना। मतलब फिर से समझेंगे, पुराने वर्ड से नया वर्ड बना देना, नया वर्ड बना देना, ठीक है? इसके साथ-साथ पहला तो ये हो गया एकदम नया वर्ड बना देते हैं। दूसरा हो गया कि इसमें वर्ड क्लास चेंज हो जाता है, वर्ड क्लास चेंज हो जाता है। अब ये 2 बातों को ना हम अच्छे से सीखेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है? अब जैसे मैं आपको एडुकेट कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो एक शब्द लेते हैं, ठीक है? मैं बोला कि एडुकेशन लेते हैं, एडुकेट,
एडुकेट आपको पता है, शिक्षित करना, तो ये एक वर्ब है। अब हमने क्या किया कि इसमें कुछ ऐड किया और इसे बना दिया एडुकेशन। एडुकेशन क्लियर। अब ये जो एडुकेशन है ना, ये हो गया हमारा नाउन। तो आपने क्या किया कि एडुकेट से एक वर्ड बनाया कुछ ऐड करके, ठीक है, और ये वर्ड इसका क्लास चेंज हो गया। वर्ड क्लास मतलब ये पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब था इसका, अब आपने बना दिया और इसे बना दिया आप नाउन। समझ रहे हैं? तो जब ये खेल हो रहा होगा तो हम इस प्रक्रिया को बोलेंगे डेरिवेशन। ठीक है, इसको भी हम सीखेंगे, बड़ी मजेदार प्रक्रिया है। चलिए अगला देखते हैं इन्फ्लेक्शन। अब इन्फ्लेक्शन क्या होता है? इसमें भी हम शब्दों को चेंज करते हैं, है ना, लेकिन हम ऐसे चेंज करते हैं कि उसका क्लास ना बदले। माने नया वर्ड तो बनाते ही हैं पुराने से, नया वर्ड तो बनाते ही हैं पुराने से, लेकिन इसमें वर्ड क्लास, माने जैसे मान लीजिए कि अगर वो नाउन था तो नाउन ही रहेगा। ठीक है, वर्ड क्लास चेंज नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैंने लिखा एडुकेट और इससे बनाया मैंने एक शब्द एडुकेटेड या एडुकेट्स। ठीक है, आप देखिए तो अगर ये वर्ब था तो अब भी वर्ब ही है। ठीक है, क्या वर्ड क्लास चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। तो फिर से समझेंगे कि अगर हम कुछ जोड़ घटा के नया शब्द बनाए किसी शब्द से और वो नया शब्द का क्लास चेंज हो जाए, एकदम वर्ब नाउन बन जाए, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे डेरिवेशन। लेकिन जब हम नया शब्द बना रहे हों लेकिन उसमें वर्ड क्लास चेंज नहीं हो रहा हो, ठीक है, वर्ड क्लास क्या नहीं हो रहा हो, क्या हो गया, हाँ, वर्ड क्लास इसमें चेंज नहीं हो रहा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे बोलेंगे इन्फ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन क्या होता है। इसमें तो चेंज हम करते हैं लेकिन कुछ माने चेंज करते हैं, चेंज क्या हो जाता है? वर्ड क्लास। हम वर्ड क्लास एकदम से चेंज कर देते हैं लेकिन कुछ नया नहीं जोड़ते। नो चेंज इन स्पेलिंग, नो चेंज इन स्पेलिंग, नो चेंज इन स्पेलिंग। जैसे मैं आपको कहूं कि बुक, बुक माने क्या होता है, तो आप बोलेंगे अगर ये किताब होता है तो नाउन है, और बुक माने होता है जैसे टिकट को बुक करना, तो ये वर्ब हो गया। आप बताइए कि जैसे आपने टिकट बुक किया, सीट बुक किया, उसमें इस बुक का यूज करते हैं आप, तो ये तो वर्ब है। और अगर आप कहें कि मेरे पास एक किताब है, उसमें भी इसको यूज करते हैं, तो आप कहेंगे ये नाउन है। तो आप एक बात देख रहे हैं यहाँ पे, कन्वर्जन में स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है लेकिन वर्ड क्लास चेंज हो जा रहा है। तो हमारे पास कितने तरीके हैं वर्ड बनाने के? 3 तरीके हैं। कौन कौन तरीके हैं? एक तो है डेरिवेशन, दूसरा है इन्फ्लेक्शन, तीसरा है कन्वर्जन। अब हमने ये देख लिया कि डेरिवेशन में नया शब्द बनता है लेकिन वर्ड क्लास चेंज हो जाता है। सब में नया शब्द बन रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। डेरिवेशन में वर्ड क्लास चेंज हो जाता है, इन्फ्लेक्शन में वर्ड क्लास चेंज नहीं होता है, मतलब जो नाउन है तो नाउन रहेगा, वर्ब है तो वर्ब रहेगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव रहेगा। लेकिन कन्वर्जन में हम कुछ भी नया उसमें ऐड नहीं करते हैं, स्पेलिंग तो सेम ही रहती है लेकिन उसका वर्ड क्लास चेंज हो जाता है। अब मुझे लगता है ये छोटी सी बात थी, आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर हम ये चेंज कर रहे हैं तो हम किसी न किसी टूल का इस्तेमाल तो कर ही रहे होंगे। टूल का ये मतलब होता है कि हमारे पास कुछ न कुछ हथियार होगा, कुछ न कुछ तरीके होंगे जिनकी मदद से इन्फ्लेक्शन कर रहे होंगे, डेरिवेशन कर रहे होंगे, तो कुछ तो हम कर रहे होंगे ना। क्या जोड़ रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, फोकस हमारा वहीं जाना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैं एक सिंपल शब्द लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक वर्ड रहा होगा, ठीक है,
कोई भी एक वर्ड रहा होगा, या तो वर्ड के बाद में कुछ जोड़ा जाएगा, ठीक है, या वर्ड के पहले कुछ जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो जब पहले जोड़ा जाएगा, पहले माने प्री माने पहले, है ना, तो प्रीफिक्स, ठीक है। और जो बाद में बोला जाएगा उसको सक्सेसर यानी कि सफिक्स, यानी कि भाई साहब बाद में आए, ठीक है। तो जो पहले जोड़ा जाएगा उसको तो हम बोल देंगे प्रीफिक्स, और जो बाद में जोड़ा जाएगा उसको बोल देंगे सफिक्स, और जिस शब्द में जोड़ा जाएगा उसको हम बोल देंगे रूट वर्ड। मुझे लगता है ये बात आपको एकदम ध्यान से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, अब हम करते क्या है कि आपको कुछ एग्जाम्पल से इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं ये बोलूं कि अन और हैप्पी, देखिए तो हैप्पी जो है क्या है, हमारा रूट है, और हमने अन जोड़ा तो ये भाई साहब हमारे प्रीफिक्स हो गए। क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। सफिक्स, जैसे मैंने लिखा एक वर्ड हैप्पी और उसमें हमने जोड़ा NESS, हैप्पीनेस, ठीक है। तो हैप्पी तो यहाँ भी हमारा रूट वर्ड है, और नेस जो है हमारा सफिक्स है। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई कि शुरू में जोड़ना क्या होता है, लास्ट में जोड़ना क्या होता है। अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल आपको दे दूं ताकि आप इसे और अच्छे से क्लियर से समझ सकें। जैसे मैं एक वर्ड लिखा रिप्ले, ठीक है। तो प्ले तो हमारा रूट है, प्ले क्या है हमारा रूट, और री क्या है, ये है हमारा सफिक्स। क्लियर? अबे मेरे भैया ये सफिक्स नहीं है, ये पहले जुड़ा तो प्री माने क्या होता है पहले, तो ये हो गया प्रीफिक्स। ध्यान से देखिए, हैं आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है ये बात आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होगी। अब एक बात मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार आप अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो देखिए अंग्रेजी जो है ना, इसको कॉम्प्लिकेट बना दिया गया है, एक्चुअल में है नहीं। अगर इसको विधि विधान से और तमीज से इसको सीखा जाए ना, तो इसमें जरा सा भी दिक्कत नहीं, एकदम मजा आने वाला है। इतनी शानदार भाषा है ये, बहुत सिस्टमेटिक भाषा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे होंगे, तो अगर आप कहीं पढ़ने जा रहे होंगे, वहाँ आपने देखा होगा तो ऐसा लगा होगा कि यार ये तो मतलब कैसे पढ़ा रहे हैं, बड़ा मुश्किल लग रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, खास करके वो एक चैप्टर जो होती है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और आपसे बनते नहीं हैं, वो होता है स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस। तो स्पेलिंग टेस्ट में अक्सर यही सभी बातें पूछी जाती हैं, है ना। थोड़े से आगे मैं आपको 11 रूल्स पढ़ाऊंगा। आज तो पूरी 11 के 11 नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, लेकिन 11 रूल्स पढ़ाऊंगा, जितना हो सके आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहीं से स्पेलिंग के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आपको बस ध्यान से देखते जाना है। डे 1 से ही हमारा कंटेंट, माने जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा कंटेंट मतलब आपको अंग्रेजी सीखने के लिए भी तो मज़ेदार है ही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप डे 1 से ही तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ना समझे कि हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि बेसिक अलग होता है, एडवांस अलग होता है, कुछ और अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं। हम एकदम सिस्टमेटिक तरीके से अंग्रेजी को सीख रहे हैं। मज़ा आएगा। पहले वर्ड बनाना सीख लेंगे, फिर हम सेंटेंस वगैरह बनाएंगे, धीरे धीरे गाड़ी हमारी आगे बढ़ जाएगी। चलिए, तो आपने अभी क्या देखा, आपने ये देखा कि एक रूट वर्ड होगा, एक रूट वर्ड होगा, उसमें हम बाद में जो जोड़ेंगे वो हो जाएगा सफिक्स, और जिसमें पहले जोड़ेंगे वो हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स। इतनी बात आपने समझी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम रूट वर्ड में सफिक्स या प्रीफिक्स देते हैं, तो मतलब खास करके जब हम सफिक्स ऐड कर रहे होते हैं, तो उसके स्पेलिंग में चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक इजी सा एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हमारा फोकस यही होना चाहिए। जैसे मैंने ये लिखा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हैप्पीनेस,
नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो क्या होता है कि हम इसको लिखते हैं हैप्पीनेस। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं बोलता हूं कि मैं लिखूं होप, ठीक है, और फिर मैं लिखूं आईएनजी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, होपिंग? ऐसे हो सकता है क्या? होपिंग नहीं हो सकता है, हम इसको लिखते हैं होपिंग। ठीक है, तो अब आप देखोगे, ठीक है, कि जब हम सफिक्स को किसी रूट वर्ड में ऐड करते हैं तो उसके स्पेलिंग में चेंजेज आते हैं। हम यही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि जब हम सफिक्स को ऐड करते हैं, हालांकि प्रीफिक्स को ऐड करते समय ये सारी चीज़ें होती नहीं है ना, लेकिन सफिक्स को ऐड करते समय ये चीज़ें होती है। तो जब हम सफिक्स को ऐड कर रहे होते हैं तो हमें कुछ स्टैंडर्ड नियम का ध्यान रखना पड़ता है ना। और उससे क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी स्पेलिंग के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात। दूसरा, जब आप अंग्रेजी के वर्ड्स को देखेंगे तो अपने आप उसके बाइफरकेशन यानी उसके टुकड़े को देखना शुरू कर लेंगे। ठीक है, जिससे उस वर्ड का मतलब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उस वर्ड के क्लास को यानी कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है आप इजीली समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जब आप राइट कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, तो आपकी राइटिंग, है ना, कई बार क्या होता है, अच्छा, स्पीकिंग की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम करेक्टली बोल नहीं पाते हैं, प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो लाज लगता है, हम बोलते नहीं हैं। उसी तरह जब हम करेक्टली लिख नहीं पाते हैं तो लाज लगता है और हम लिख नहीं पाते हैं, तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, और चूंकि अभी हम लोग शुरू में हैं तो वर्ड को बनाने पे ध्यान देंगे ताकि अगले समय में जब हम लोग इंग्लिश लिखें, है ना, जब अंग्रेजी को थोड़ा आगे बढ़ा लें तो ये सारी चीज़ें हमारे से, मतलब हमसे गलती ना हो और थोड़ा सा बेहतरीन चीज़ें होती चली जाए। तो चलिए, मेरा यही था कि जब आप रूट वर्ड में सफिक्स को ऐड कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ जगह स्पेलिंग में चेंजेस होते हैं। ठीक है, स्पेलिंग बदल जाती है आपकी, और उसके लिए कुछ नियम है। टोटल 11 नियम है, जिनमें से कुछ नियम को हम पढ़ेंगे। चलिए, पहला नियम हम देखते हैं कि पहला नियम हमारा क्या है। पहला नियम है हमारा ड्रॉप ई, यानी कि जहां लास्ट में ई आया हो उसे हम लोग हटा देंगे, फिर सफिक्स को ऐड करेंगे। अब इसे हम समझेंगे। ये कौन सी ई की बात हो रही है? ये हो रही है साइलेंट ई की बात। अच्छा, अब साइलेंट ई क्या होता है, एक बड़ी समस्या है, तो इसे इजीली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये क्या लिखा हुआ, होप, और ये क्या लिखा हुआ, होप, फिर मैं दूसरा लिखता हूँ, ये क्या लिखा हुआ, काइट, लेकिन हमने ई को नहीं प्रोनाउंस किया, केवल यहीं तक प्रोनाउंस किया। फिर ये क्या लिखा हुआ है, राइट, ठीक है, हमने ई को प्रोनाउंस नहीं किया, हम यहीं तक प्रोनाउंस किया। तो अच्छा, ये ई आने से हुआ क्या कि ये जो है ना, बीच का जो साउंड है ना, बीच का जो साउंड वो थोड़ा सा इनहेंस हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। जैसे ऐसे हम लिखते WRIT, क्या हो जाता है यार, WRIT, तो इसे हम पढ़ते रीट, लेकिन ई को जोड़ने से अब अब आई हो गया, राई, राइट। ठीक है, समझिए बात को। लेकिन हम ई के आने से ये वाला साउंड इनहेंस हुआ, बढ़ा, लेकिन हम ई के अभी भी प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, अभी भी ऐसे ही खुला छोड़ दे रहे हैं। तो कह रहा है कि जब ई लास्ट में आएगा और हम उसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे होंगे, है ना, तो हम उसको हटा देंगे जब हमारे पास इसके साथ कुछ ऐसा जोड़ने के लिए आए जिसकी शुरुआत वॉवेल से हो, जिसकी शुरुआत किया किससे हो, वॉवेल से हो। अब इसको जो है ना, एक अच्छे नेमोनिक्स या अच्छे तरीके से लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास साइलेंट ई आया, उसमें आपको कोई सा सफिक्स जोड़ना हो, ठीक है, और लेकिन सफिक्स में शुरुआत किससे हो रही हो, सफिक्स की शुरुआत वॉवेल से हो रही हो, वॉवेल सफिक्स जोड़ना है। ठीक है, तो ऐसे समय में इस ई को हम हटा देंगे।
ठीक है, ऐसे समय में हम इसी को हटा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब कैसे हटाएंगे, कुछ एग्जाम्पल तो समझा दें आपको। जैसे मैं अगर बोलूं जैसे साइन, ठीक है, और उसमें हम आईएनजी जोड़ रहे हैं, तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि इसको तो हम प्रोनाउंस कर ही नहीं रहे, तो ये हमारा हो गया साइलेंट ई, साइलेंट ई। और आई जो है वॉवेल है, तो हम कह रहे हैं कि अगर सफिक्स की शुरुआत वॉवेल से हो रही हो तो हम क्या करेंगे, ई को हटा देंगे, इस ई को हम हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, साइनिंग। ठीक है, अब चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। जैसे मैं जोड़ू फेम, फेम म पर खत्म हो गया, लेकिन ई को तो हमने प्रोनाउंस नहीं किया। साइन न पर खत्म हो गया, ई को तो हमने प्रोनाउंस ही नहीं किया। ठीक है, तो इसीलिए इसे साइलेंट बोलते हैं, क्योंकि प पे खत्म हो गया, टी पर खत्म हो गया, टी पर खत्म हो गया, हमने ई को तो बोला ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसको साइलेंट ई बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं जोड़ता हूं ओ यू एस। ठीक है, तो देखिए, तो एक तो ये साइलेंट ई है और दूसरा क्या है, ये वोवेल है, वोवेल से शुरू हो रहा है। तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, ओ यू एस, फेमस, हमने ई को हटा दिया, हमने इसमें भी ई को हटा दिया। ठीक है, तो इस नियम को हम बोलते हैं ड्रॉप ई। क्लियर, मुझे लगता है बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नियम संख्या 2 पे आते हैं। नियम संख्या 2, इसका क्या नाम है, कीप ई। मतलब पहले था ड्रॉप ई, ड्रॉप को हटा दो, लेकिन दूसरा था कीप ई, ई को रहने दो। कब रहने देंगे, जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे साइलेंट ई आया हो। अब आपको साइलेंट ई समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। साइलेंट ई आया हो और साइलेंट टी के बाद अगर हम सफिक्स जोड़ रहे हैं, सफिक्स जोड़ रहे हैं, लेकिन सफिक्स क्या है, शुरुआत हो रहा है उसका कॉन्सोनेंट से। किससे शुरुआत हो रहा है, कॉन्सोनेंट से। तो ऐसे में इसको हम हटाएंगे नहीं, रख देंगे, रख देंगे, हम इसको नहीं हटाएंगे। क्लियर, चलिए, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए, पहले पहले एक बात यहां समझिए। अबे ये खत्म हो गया क्या, क्या ही चल रहा है यार, छे, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं लिखूं होप और मैं लिखूं फूल, इसमें ऐड करना है, तो देखिए, तो ये साइलेंट ई है, क्या ये साइलेंट ई है, हाँ ये साइलेंट ई है। क्यों, क्योंकि पी पर हमारा बात खत्म हो गया, होप, ई तो हमने बोला ही नहीं, तो ये साइलेंट ई है। अच्छा, साइलेंट ई के बाद जो जोड़ रहे हैं ये है हमारा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। ठीक है, अगर हम ये कॉन्सोनेंट जोड़ रहे हैं तो उस समय हम ई को हटाएंगे नहीं, रख लेंगे, तो इसको लिखेंगे होप फूल। क्लियर, ये सही है। आगे भी बोलते हैं, जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, केयर, और उसमें हम लिखते हैं लेस। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से कि केयर रॉ पर खत्म हो गया, ई तो बोला ही नहीं हमने, उसमें हम जोड़ रहे हैं, तो ये साइलेंट ही है, और एल जो है ना कॉन्सोनेंट है, तो हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, केयर लेस। क्लियर, मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई है। तीसरा नियम इसी से संबंधित है, ई से ही संबंधित नियम है, साइलेंट ई से ही संबंधित नियम है। ठीक है, यानी कि आज का साइलेंट ई का चक्कर खत्म हो जाएगा। चलिए, तीसरा नियम है सॉफ्ट सी और जी। ठीक है, सॉफ्ट सी और जी। अब सॉफ्ट सी कब होता है, हार्ड सी कब होता है, इसको समझिए। आपको लग रहा होगा कि भैया कितना टेक्निकल हो गया यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अबे दादा, थोड़ा सा दिमाग को आप केंद्रित करके सीखेंगे ना, मजा आएगा। क्योंकि देखिए, अंग्रेजी जितना सही लिखना भी जरूरी है, उतना सही बोलना और उसके शब्दों को सही ढंग से समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेरी क्लास एक एक मतलब एक एक क्लास इतनी जरूरी होती है। मैं कभी भी बकवास नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है ना कि मैं, देखिए सिंपल मैं आपको समझाऊं, तो मेरे पास समय का इतना अभाव है, फिर भी मैं पढ़ाता हूँ। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि मतलब मेरा दिल
भी ऐसा है चाहता है कि नहीं यार मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, मैं अपने क्षेत्र के लोगों को पढ़ाऊँगा, है ना? क्योंकि उनको इस ढंग से पढ़ाने वाला कोई नहीं है, इस ढंग से, जिस ढंग से मैं आपको सिखाता हूँ, इस ढंग से सिखाने वाला कोई नहीं है, ठीक है? इसीलिए ये इतनी ज़रूरी चीज़ है ना आपके लिए, मैं क्या बताऊँ, ठीक है? चलिए, अब सॉफ्ट सी और सॉफ्ट जी, हार्ड सी और हार्ड जी क्या होता है, इसको समझेंगे। देखिए, मैं आपको ना एक छोटी-सी बात लिखता हूँ, आप उसे पढ़ेंगे। जैसे मैं लिखूँ कैट, फिर मैं लिखता हूँ कि सीटी। आप दोनों के उच्चारण में अंतर समझ रहे हैं? कैट थोड़ा जोर से हो गया, सीटी थोड़ा धीरे हो गया। कैट, देख रहे हैं सी पर कितना स्ट्रेस डाल रहे हैं हम। यहाँ सीटी 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 सीटी, देख रहे हैं सी कितना सॉफ्ट निकल गया। दूसरा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? मैं बोलूँ कप, पूरा बोल रहे हैं क, है ना? लेकिन मैं बोलूँ यहीं पे सेंट, क नहीं बोल रहे हैं, स बोल रहे हैं। क, स, समझ रहे हैं? क हार्ड, स सॉफ्ट। अब ये तो सी का एग्जाम्पल था। अब आपको जी का एग्जाम्पल समझते हैं कि सब कब हार्ड होता है, कब सॉफ्ट होता है। चलिए, जैसे मैं बोलूँ गेम, तो यहाँ आपने कहा गेम ग, लेकिन मैं अगर बोलूँ जेम, तो यहाँ आपने बोला ज। फिर मैं बोलूँ गो, तो यहाँ भी आपने बोला ग, लेकिन मैं बोलूँ जिम, तो यहाँ आपने बोला च। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब तो आप समझ गए होंगे कि सॉफ्ट कब होगा, हार्ड कब होगा। जब सी को क बोलेंगे सॉफ्ट हार्ड हो जाएगा, और सी को स बोलेंगे सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन जो है ये हार्ड है, ठीक है? और ये वाला पोर्शन जो है सॉफ्ट है। तो एक ध्यान रखेंगे कि जिस शब्द में सॉफ्ट हो उसको सॉफ्ट ही बनाए रखना है, और जिस शब्द में हार्ड हो उसको हार्ड ही बनाए रखना है। हार्ड को सॉफ्ट और सॉफ्ट को हार्ड नहीं बनाना है। माने अगर आप सफिक्स प्रीफिक्स ऐड कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सॉफ्ट को सॉफ्ट रखने देंगे और हार्ड को हार्ड रखने देंगे, यानी कि सॉफ्ट हार्ड को मिक्सिंग करके खिचड़ी ना बनाएं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब चलिए, ये हार्ड कब होगा, ठीक है? जब, ध्यान दीजिएगा, जब सी और जी के बाद, सी और जी के बाद, इसके बाद, पहले नहीं, बाद में ए ओ यू, ये तीन वोवेल आ जाएं। कौन कौन आ जाएं? ए ओ यू हार्ड वाले हैं। लेकिन जब सी और जी के बाद आई, वाई और ई, ये तीन वोवेल आए हों, तो हम बोलते हैं कि ये सॉफ्ट है। फिर से समझ लिया? चलिए, अच्छा अब इसको ना आप एक बड़े आसान तरीके से आपको मैं समझाता हूँ, मजा आएगा। जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक बात समझाता हूँ, थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं लिखता हूँ नोटिस, और उसमें हमें जोड़ना है एबल, ठीक है? नोटिसेबल। अब इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं। ई को रहने देंगे, इसमें एक तरीका ये बनाता हूँ, एक मिनट, ठीक है? नोटिस एबल, ठीक है? इसमें हमने ई को रहने दिया। दूसरा मैं बनाता हूँ नोटिसेबल, ठीक है? ठीक है, हम तो पढ़ तो देते हैं कि नोटिसेबल है, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि सी ही आता है। ये नोटिकेबल है और नोटिसेबल है, ठीक है? क्योंकि हमने क्या सीखा, अगर सी के बाद ए ओ यू रहे तो हमें इसे क पढ़ना होगा, ठीक है? तो हम यहाँ नोटिस प्लस एबल जोड़ रहे हैं, नोटिकेबल बना रहे हैं, लेकिन लेकिन हमें तो सब पढ़ना था, तो ये नोटिसिएबल है, तो हमें इसको यही रहने देना पड़ेगा। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां हार्ड आया होगा, जहां सॉफ्ट सी आया होगा, सॉफ्ट जी आया होगा, यानी कि सी और जी के बाद
आई, ई और वाई आए होंगे, और उसमें अगर आप कोई सफिक्स ऐड कर रहे हैं जिसका पहला लेटर ए होगा, ओ होगा, यू होगा, तो इसे नहीं हटाएंगे, है ना। तो इस लास्ट वाले ई को नहीं हटाएंगे। काहे नहीं हटाएंगे कि अगर भाई आप हटा देंगे तो ये सॉफ्ट वाला हार्ड हो जाएगा, ये सॉफ्ट वाला हार्ड हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करना है। आप कुछ एग्जांपल सीखें, मजा आएगा इस एग्जांपल को जानने में। हाँ, इस पोर्शन को दोबारा आप थोड़ा सा एक बार और खूब मतलब बैक करके जरूर देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। जैसे मैं लिखता हूँ चेंज और उसमें भी डालता हूँ एबल, ठीक है। तो आप यहाँ पे ज पढ़ रहे हैं, चेंग नहीं पढ़ रहे हैं, चेंज पढ़ रहे हैं, ज, ठीक है। और हमने क्या सीखा, जी के बाद ई हो, आई हो, वाई हो तो हम इसे ज पढ़ते हैं, लेकिन जी के बाद ए हो, ओ हो और यू हो तो हम इसे ग पढ़ते हैं। क्लियर। अब आइए, तो हमें ऐसे में क्या करना पड़ेगा, अगर हम ई को हटा के ए लगा दे तो ज का ग हो जाएगा, है ना, तो चेंगेबल हो जाएगा। तो हमें तो ये गलत नहीं करना है ना, चेंजेबल लिखना है। तो हमें ऐसे अवस्था में ई को यहीं पे रहने देना है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और लेते हैं, जैसे रिप्लेस ई आया। ई का मतलब ये सी जो है ना सॉफ्ट है, कैसे नेचर का है, सॉफ्ट है। इसमें आप एबल जोड़ दीजिए। तो आप क्या करेंगे, हटा देंगे क्या, नहीं हटाएंगे, रखना पड़ेगा। चलिए और भी देखते हैं और कैसी चीजें होंगी। जैसे मैं लिखता हूं मैनेज, MANAGE, जी क्या है, क्योंकि ई उसके बाद आया है तो ये सॉफ्ट है, क्योंकि मैनेज नहीं मैनेज बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं। अब इसमें हम ING जोड़ देते हैं। तो अब बताइए कि क्या ई को रखना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा। सोचिए सोचिए सोचिए। क्यों, क्योंकि क्योंकि अगर जी को हटा दें तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो हमने क्या कहा, क्या नेचर उसका बदला, नहीं भाई, ई रहे चाहे आई रहे, बात तो एक ही, सॉफ्टवेयर रहेगा। तो ऐसे हालत में हमें ई को हटा देना है। मैंने, ठीक है। अब ई नहीं लिखेंगे, ING लिखेंगे। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये सॉफ्ट बना, क्या सॉफ्ट का सॉफ्टवेयर आ गया, हार्ड हुआ नहीं। अगर यहाँ पर ओ आ जाता तो हार्ड हो जाता। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एडवांटेज, है ना, फिर ये सॉफ्ट है, उसमें आप जोड़ेंगे OUS। हमने क्या कहा, वो तो हार्ड वाले का हिस्सा है, यानी कि अगर हम ई को हटा के ओ जोड़ देंगे तो जी हार्ड हो जाएगा। इसका मतलब है हम हटा नहीं पाएंगे। तो हमें एडवांटेजेस ऐसे लिखना पड़ेगा। मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको बात समझ में आ गई है ना। आगे बढ़ते हैं। अरे खत्म हो गया क्या, एक मिनट, एक मिनट, टू 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 एंड द शो कीप। अब यार अब मेरा दिक्कत और शुरू हो जाएगा। टू 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 कहाँ गया, 2-3 स्लाइड डाल देते, बस 3 काफी है, 3 स्लाइड एनफ है, 3 स्लाइड एनफ है। अबे कहाँ पहुंच गए हम लोग। हाँ चलिए, पहले तो कुछ फटाफट होमवर्क देते हैं आपको, एकदम तड़कता भड़कता होमवर्क, ठीक है। होमवर्क, फटाफट इन शब्दों को ऐड करके आंसर भेजिएगा, ठीक है। स्माइल, फटाफट अपनी कॉपी में आप लिखना शुरू करेंगे। होप प्लस फूल, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ एक और वर्ड लिख दूँ, चेंज प्लस एबल। फिर मैं आपको क्या लिखूं, जैसे बेक लिख दूं और आर लिख दूं, बेकर। फिर जैसे रेस लिख दूं और ING लिख दूं। फिर क्या लिखूं, जैसे आउटरेज और इसमें OUS जोड़ दूं, ये भी सही है। जैसे एक और लिख देता हूँ सेफ और LY। फिर जैसे एक्साइट और
MENT, ठीक है। फिर मैं लिख देता हूँ, ये तो खैर आपको सिखाया ही था, फेम, और इसमें OS, फिर मैं जोड़ दूँ राइव, और उसमें AL जोड़ दूँ, फिर मैं लिख दूँ यूज, और इसमें ABLE जोड़ दूँ। कितना हो गया? 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। ये रहा भैया आपका होमवर्क, 10 वर्ड है, फटाफट बना के भेजिएगा। चलिए, आज का जो हमारा कहाँ गया, हाँ, हमारा रूट वर्ड है वो बड़ी शानदार है। इसका है ट्रांस। ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है, कल मैंने बताया, एक जगह से दूसरी जगह। थोड़ा सा हिंदी में अच्छा नहीं लिखता ब्रदर, खैर अंग्रेजी भी कौन बढ़िया लिख लेता हूँ, ठीक है। या दूसरा है आर पार, इसका मतलब हुआ ट्रांस, ठीक है। अब ट्रांस से शब्द कैसे बनेंगे? मान लीजिए कि मैं ये करूं ट्रांस और उसमें जोड़ दूं फॉर्म, तो इसका क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है रूप, और इसका मतलब क्या होता है? ट्रांस, एक जगह से दूसरी जगह या आर पार। तो कह रहा है कि जो रूप बदलता हो, रूप बदलने को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म कर लेना। जैसे लोग जिम जाते हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। दूसरा हो गया ट्रांस प्लस प्लांट। प्लांट का मतलब होता है किसी चीज को लगाना, जैसे पौधा, प्लांट माने पौधा भी होता है, प्लांट माने लगाना भी होता है। जैसे उसने एक स्पाई प्लांट करवाया था यहाँ, तो प्लांट। तो ट्रांसप्लांट का मतलब कि जब आप एक जगह की चीज को उठा के दूसरी जगह लगा देते हैं, जैसे राम की किडनी को श्याम में चिपका दिया तो आपने ट्रांसप्लांट कर दिया, एक जगह की चीज को दूसरी जगह लगा लेना। अब अगला है ट्रांस प्लस मीट। मीट का मतलब है ट्रांस, तो आप जान गए एक जगह से दूसरी जगह। मीट एक शब्द से बना है, मीटर, है ना। अब इस मीटर का मतलब होता है भेजना, ठीक है। तो मीट माने भेजना, ट्रांस माने एक जगह से दूसरी जगह। जब आप प्रसारण कर रहे होते हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं किसी चीज को, तो आप एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं चीजों को। फिर आता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांस प्लस पेरेंट, ये मैं सब जब देखा ना, तो जब पहले तो ऐसे मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता था कि यार ठीक है ये बात, लेकिन जब मैं तोड़ के देखा ना तो मुझे थोड़ी हंसी आई। अब कैसे हंसी है? आपको भी हंसी आएगी। ट्रांस तो आपको पता ही होगा, आप पेरेंट मैंने माता पिता को समझ लीजिए, आप दोनों को मिला के देखिए, आपको मजा आएगा, हंसी आएगी, ठीक है ना। तो ऐसा कोई बात नहीं कि वो ट्रांसपेरेंट है ना। दरअसल बात यह है कि ट्रांस मैंने एक जगह से दूसरी जगह, और पेरेंट जो है ना एक शब्द से बना हुआ है ना, जिसको बोलते हैं पैरेड, है ना। पैरेड, इसका मतलब होता है ना देखना, शो करना, दिखाना, है ना। इसका ये मतलब हुआ कि आर पार देखना, जिस चीज से आप आर पार देख लें, ये क्या हुआ जी, आर पार देख लें, उसे हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट, ठीक है। चलिए, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, फिर हम कल मिलेंगे। कुछ लोगों ने होमवर्क करके तो भेजा, लेकिन बहुत लोग होमवर्क करके नहीं भेजे। फिर मिलते हैं आपसे।